हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम चल रहे हैं सीजीपीएससी सी सेट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी सवाल आए हुए हैं उन सब का डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जा रहा है। ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि आने वाला जो एग्जाम है अभी 11 फरवरी 2024 को सीजीपीएससी का एग्जाम है, इसमें सी सेट में यही सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो क्वालिफाई होने में, ये इसके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसी कड़ी में हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 के सवालों को। हमने 40 नंबर के सवाल तक कर चुके हैं। आगे हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या सवाल है। इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर चुके हैं उसको जाकर देखिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं आगे के सवाल पर। सवाल नंबर है 41 नंबर का। देखो ध्यान से कैसे बनेगा ये सवाल। कैसे बनेगा ये सवाल देखो ध्यान से। P और Q, ठीक है, P और Q, P और Q जो है अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको काम को पूरा करने में कितना दिन लगता है? 12 दिन लग जाते हैं। ठीक है, Q और R अगर दोनों मिलकर काम कर दे तो 6 दिन लग जाते हैं। P और R काम करते हैं तो उसको 4 दिन लग जाते हैं। आपको बताना है कि P, Q, R तीनों अगर एक साथ काम करने पर आ जाए तो काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये सवाल में पूछा गया है। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? स्पीड का होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है क्योंकि इस तरह के सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं इसी सीरीज के दौरान। ठीक है, ये होता कैसे है? आपको याद होगा कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को एज अ हम जब टाइम एंड वर्क के सवाल करते हैं तो डिस्टेंस एज अ वर्क डन हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्क डन। और काम तो वही कर रहे हैं, काम तो सेम ही कर रहे हैं, तो काम क्या होता है? एक तरह से कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो जाता है? टी और स्पीड, टाइम और स्पीड क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे किसमें? इस सवाल को बनाते वक्त। देखो ध्यान से, P और Q जब एक साथ काम करते हैं, P और Q जब एक साथ काम करते हैं तो इनको टाइम कितना लगता है? 12 दिन। तो अगर मैं इसका स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि अगर इसको 12 दिन लग रहा है तो टाइम स्पीड कितनी स्पीड से काम करेगा? 1/12 की स्पीड से इन लोग काम करेंगे। उसी तरह अगर मैं कहूं कि Q, ठीक है, दिया गया है, Q और R को कितना लगता है? 6 दिन लगते हैं। तो इसके स्पीड अगर निकालना चाहो तो कितना लग जाएगा? 1/6। क्या आपको समझ में आया? वैसे ही R दिया गया है, P और R का अगर स्पीड निकालना चाहूं, क्योंकि वो 4 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1/4। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब बोल रहा हूं कि अगर सभी के सभी मिलकर काम करें, यानी कि इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितने स्पीड में काम करेंगे? इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 बार P है, यहाँ 2 बार Q है और 2 बार R है। तो ऐड करते वक्त क्या हो जाएगा? सभी 2 बार है, तो सभी 2 बार, तो मैं क्या करूंगा? 2 को कॉमन ले लिया। 2 को जैसे ही कॉमन लिया, अंदर में क्या बचेगा? P प्लस Q प्लस R बचेगा कि नहीं? बचेगा। यहां पर ये बच जाएगा। इज इक्वल टू आप जब देखोगे 1/12, 1/6 और 1/4, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहां पर देखो, कलर में आपको चेंज करके बताता हूं। 12 का एलसीएम 6 और 4, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों को तो ऐड ही कर रहे हैं, अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो इन तीनों को भी तो ऐड ही कर रहे हैं। तो 12, 6 और 4, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? आप बताइए। एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 एलसीएम। यहां पर तो किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो 1 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूने 12 और यहां 4 तिया 12, तो सभी को जब ऐड करेंगे तो 3, 2, 5 और 1 6 आएगा कि नहीं? 6 आ जाएगा। 6 अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 6 दूने 12 होगा। ये जो 2 है जब इधर आ जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूने कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
अब देखो इधर क्या बचा, पी क्यू आर, यही तो पूछा जा रहा था। पी क्यू आर जब एक साथ काम करे तो कितने की स्पीड से काम करते हैं, 1/4 की स्पीड से, और जो नीचे है वही तो डे कहलाएगा, यानी कि 4 दिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 दिन में जो है पी क्यू आर जो है काम को समाप्त कर देंगे। क्या आपको समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग और स्पीड का खेल था, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है 42 नंबर का सवाल। देखो ध्यान से, ये जो है मुर्गी बकरियां गाय ऐसे संबंधित जो सवाल आते हैं ना, बहुत ही सरल भी होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। देखो ध्यान से, पाल के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। क्या है, कुछ मुर्गी हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों का टोटल हेड दिया गया, हेड काउंट किया गया, तो मिला इसको कितना, 43 हेड है। हेड कितने हैं, हेड इसके पास है 43। ठीक है जी। कुल टोटल पैरों की संख्या फुट की सर की है, फुट कितने हैं इसके पास, 142 फुट है, यानी कि पैरों की संख्या कितना है, 142। आपको निकालना है पाल के पास कितनी मुर्गियां हैं, मुर्गियां कितने हैं ये आपको निकालना है। ऐसे सवाल को बनाने का बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं। आपको इसके बाद ऐसे सवालों में कोई तकलीफ नहीं होगा, अगर आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में अगर वो आता है तो। बेस्ट मेथड है एलिगेशन। ठीक है, बेस्ट मेथड क्या है, एलिगेशन और मिक्सचर। ऐसा एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल फुट कितने हैं, इतना है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि टोटल मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, आपको पता है मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, इतना तो पता होगा, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। और बकरियों के कितने पैर होते हैं, टोटल 4 पैर होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो पता होगा ही। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पूरा के पूरा जितने भी थे, जितने भी जानवर थे, सभी के सभी अगर मुर्गी है अगर बोलूंगा, सभी के सभी अगर मुर्गी है बोलूंगा, तो कितने पैर हो जाएंगे, क्योंकि टोटल हेड कितने हैं भाई, दोनों के पास तो हेड तो एक ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मुर्गी के पास 4 हेड होते हैं, ऐसा तो नहीं है। मुर्गी के पास हो चाहे बकरी के पास हो, हेड तो एक ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर हेड एक ही है तो टोटल कितने जानवर है, 43 जानवर हैं। हेड अगर इतने हैं तो टोटल 43 जानवर हैं। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि सभी के सभी 43 के 43 अगर मुर्गी हुए, 43 के 43 अगर मुर्गी हुए तो पैर कितने हो जाएंगे, पैर 2 होते हैं तो 43 दूने हो जाएगा। 43 दूने कितना हो जाता है, 86। ठीक है, 43 दूने 86। यहां पर मैं आपसे लिए लिख भी देता हूं, ये हम लिख रहे हैं मुर्गी। ठीक है, मुर्गी मतलब हैंस, चलो हिंदी में ही लिख लेता हूं। ये आपका मुर्गी है, ठीक है, ये आपकी बकरियां हैं, बकरियां, ठीक है, ये आपके बकरियां हैं। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं बोला कि अगर 43 के 43 मुर्गी हुए तो पैर कितने हो जाएंगे, 43 का 2 गुना, 43 का 2 गुना कितना होता है, 86 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सभी के सभी जानवर अगर बकरियां हुए तब पैर कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, इसी का 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 16 एक 17, 172 पैर हो जाएंगे, 172 पैर हो जाएंगे। लेकिन टोटल पैर तो आपको दिया गया है, टोटल पैर कितना दिया गया, 142। इसको आप सेंटर पे रखेंगे, कितना, 142, इसको आप सेंटर पे रखिए। अब आपको क्रॉस में माइनस कर देना है, क्रॉस में माइनस, यानी कि 142 माइनस 86 और 172 माइनस 142। ठीक है, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। तो आप 142 में 86 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 42 का 42 हो गया, इधर 14 और ऐड कर देंगे, 14 जब और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156, कितना हो जाएगा, 56, सॉरी 156 नहीं 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 56। ठीक, 56। इधर देखो 172 में 142 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो इसी का आपको रेशियो चाहिए, किसका, इन्हीं दोनों का रेशियो। एक्चुअल में जो एलिगेशन मेथड है वो रेशियो देता है, किसका रेशियो देगा, मुर्गी और बकरी किस रेशियो में, वो देगा। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है ये। ठीक है, ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 15 कितना आ जाएगा, ये 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 टाइम से ये कट जाएगा। कटेगा, आया कि नहीं आया समझ में, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया
कि भाई इन दोनों को ऐड करने पर देखो 43 आ रहा है क्या, 15 और 28 को ऐड करोगे तो आपको 43 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुर्गियों की संख्या क्या है, 15 है, और बकरियों की संख्या कितना है, 28 है। हमको किसका पूछा है, मुर्गियों की संख्या पूछा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15। मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा, 15। अगर बकरियों की संख्या पूछता तो कितना हो जाएगा, 28। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसको, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर बताना है। बोला जा रहा है 7 दिनों में मिनटों की संख्या कितना होगा, 7 दिन में कितने मिनट होंगे ये आपको बताना है। तो 7 दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, 7 दिन है, 7 दिन में कितने, 7 दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में आप बोलोगे सर 24 घंटे होते हैं। कितना होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, एक घंटे में कितना मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है। आपका जवाब रहेगा ये। तो टोटल 7 दिन में इतने मिनट हो जाएंगे। ये पहले कहने का मतलब क्या है, टोटल 7 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे, और एक घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। तो टोटल 7 दिनों में इतने मिनट हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसके कहने का मतलब क्या है, 60 हफ्ते, 60 हफ्ते, ठीक है, 60 हफ्ते में घंटों की संख्या निकालना है। 60 हफ्ते हो जा रहा है, ठीक है। अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, आप बोलोगे सर 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। कहने का मतलब तो दोनों बराबर ही आ रहा है। कहने का मतलब क्या आ रहा है, दोनों बराबर ही आ रहा है। समझ में आया, 60 हफ्ते और एक हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन, और एक दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे। समझ में आया। सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट की मात्रा सेकंड की मात्रा से अधिक है, नहीं, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर, एक ही ऑप्शन दे रहा है आपको, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों की मात्राएं बराबर है। दोनों का वैल्यू तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का ये सवाल है, सिर्फ नजरों का खेल है। ठीक है, रीजनिंग का सवाल और सिर्फ नजरों का खेल। अगर आपकी नजर तेज है, बाज की तरह तेज है, तो आप इसको सेकंडों में उड़ा सकते हैं, सीधा सीधा देख के। ठीक है, और नहीं है तेज तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय रहता है पीएससी में। ऐसे कितने एम हैं जिनके पूर्ववर्ती का मतलब पहले एम है, पहले क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, और अनुवर्ती यानी कि बाद में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। ऐसे कितने एम है पूछा जा रहा है, यानी कि आपको ये वाला कॉम्बिनेशन देखना है, ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर है, कितने हैं ये देखना है आपको। देखो ध्यान से, हम देखते हैं एम, तो एम यहाँ पर है, यहाँ तो आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ देखो एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिला, दिखा, एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिला एम एम एन का, और यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, और हाँ यहाँ पर एक और दिखा, यहाँ पर एम एम एन का एक और कॉम्बिनेशन दिखा, और सीधा दिख रहा है लास्ट में, देखो लास्ट में एक कॉम्बिनेशन और दिख रहा है। मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन दिखे, एम एम एन का 3 कॉम्बिनेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल रहा ये, अगला सवाल है 50 नंबर का सवाल है। देखो ध्यान से क्या बोला है, 5 सतत विषम संख्याएं हैं जो कि ए बी सी डी और ई है, जिनका औसत दिया गया है 41। आपको निकालना है ए और ई का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है ए और ई का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको विषम संख्याएं सॉरी विषम संख्याएं पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती है। तो विषम संख्या के लिए मैं आपको बताता हूं कि विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्याएं कहने का मतलब क्या है कि 1 3 5 7 9, लेकिन हम ऐसा कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कि क्या क्या नंबर दिया गया है, बस ये बोल दिया कि लगातार है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमको विषम नंबर बनाना पड़ेगा। कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। आपको एक रामबन तरीका बता रहा हूं विषम संख्या निकालने का। जब कभी भी आपको विषम संख्या बोलेगा तो आपको क्या करना है, इसमें सम नंबरों को जोड़ते जाओ, सम संख्याओं को जोड़ते जाओ। जैसे एक्स है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2। 2 के बाद अगला सम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है 4। तो अब अगला वाला नंबर जोड़ लो, एक्स प्लस 4। 4 के बाद अगला सम नंबर क्या होता है, एक्स प्लस 6 होता है। अगला वाला क्या होता है, एक्स प्लस 8। 6 के बाद क्या होता है 8। ये मिल गया आपको 5 ऑड नंबर, क्या मिल गया, 5 ऑड नंबर आपको मिल गए। अब आप चाहते हो सर आपने तो बता दिया, लेकिन चेक करके भी तो बताओ। मैं बताता हूं आपको चेक करके।
ठीक है, चेक करके बताया जाता है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 5 कितना 4 कितना हो जाएगा 5, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 और 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। यहां तक कोनो दिक्कत? आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, और कोई रख के बताओ। मैं बोलूंगा x की वैल्यू 3 रख के देख लो, x की वैल्यू 3 रख के देख लो। तो जैसे यहाँ 3 रखो तो ये हो जाएगा 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 और 3 + 8 कितना हो जाएगा 11। ऐसे आप ऑड नंबर आप रखते जाओ, आपको ऑड नंबर में लगातार 5 संख्याएं विषम संख्या आपको मिलता रहेगा। यानी कि आपका यूनिवर्सल क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। ठीक है, ये तो हुआ प्रूफ, लेकिन सवाल आप ऐसा थोड़ी बनाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसको चेक थोड़ी ना करते रहोगे, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको ऐड करना। क्यों ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आपको दिया गया है एवरेज। क्या दिया गया है, एवरेज। ठीक है, आपको दिया गया है एवरेज, देखो ध्यान से, एवरेज दिया गया है। एवरेज क्या होता है, जितने नंबर है उसको सम कर दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, वही होता है एवरेज। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड, इन सबको ऐड कर दो। इन सबको जैसे ही ऐड करोगे, टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड कर दो और जिसका एवरेज दिया कितना 41। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला दिया गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जैसे ही आपको x की वैल्यू मिलेगा आपको a भी मिल जाएगा, आपको e भी मिल जाएगा। और इन्हीं दोनों का क्या पूछा है, आपको प्रोडक्ट पूछा है। इनमें से ABCD क्या है, ये a है, ठीक है, ये क्या है a है, ये b है, ठीक है, ये c है, ये d है और ये क्या है e है। अगर आपको x की वैल्यू मिल गया तो आपको a भी मिल जाएगा और e भी मिल जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। टोटल कितने x है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5x प्लस। ठीक है, यहां पर उसके बाद नंबरों को ऐड करो, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, ये 5 को मैंने इधर ले गया, 5 का तिर्यक गुना कर दिया किसके साथ, 41 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 205। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ x की वैल्यू कितना आ जाएगा। ये 20 प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, तो 205 में जब 20 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 185। कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। 185 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, कि ये जो 5 है इधर आ गया, 5 से जैसे डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा और 5 7 35, कितना आ गया, x की वैल्यू 37। x की वैल्यू जैसे मिला, यही तो a की वैल्यू है। देखो a क्या है, x है, ये मिल गया आपको 37 और x + 8 ही तो e है। इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, 45 आएगा कि नहीं आएगा, 45 आ जाएगा। अब देखो आपको सभी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूनिट डिजिट में देखोगे तो 7 पंचे 35, लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इन सब में एक ही ऑप्शन में 5 आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1665 इसका करेक्ट आंसर है। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो हर जगह हर कैलकुलेशन को करना जरूरी नहीं होता है, कुछ ऑप्शन से भी बनाना होता है। चलो आगे सवाल करते हैं, 51 नंबर का सवाल। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र क्या है, बालक है यानी कि बॉयज है, और दिया गया है गर्ल्स यानी कि छात्रा की संख्या दिया गया कितना, 812। तब आपको निकालना है बॉयज कितने होंगे, बॉयज कितने होंगे, सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, बॉयज का अगर परसेंटेज दिया गया 60%, बॉयज का परसेंटेज कितना दिया गया है 60%। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि टोटल तो 100% के बराबर ही होगा, टोटल तो एक स्कूल में बॉयज भी रहेगा और एक स्कूल में गर्ल्स भी रहेंगे, तो टोटल तो 100% के बराबर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, 100% के बराबर रहेगा। तो 100 में से 60% आपका बॉयज है, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 40% जो बचता है वही तो गर्ल्स हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब आपसे कहूं इस 40% की वैल्यू ही तो सवाल में दे दिया है, कितना 812 दिया है कि नहीं दिया गया है, इसी 40% की वैल्यू तो 812 दे दिया गया है। अगर 40% की वैल्यू 812 है तो 60% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 20% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 20% की वैल्यू मतलब 40 का आधा किए तो 812 का आधा कर देते हैं, 812 का आधा हो जाएगा 406, होगा कि नहीं होगा 406। अब 20 का 3 गुना ही तो 60 होगा, 20 का 3 गुना ही तो 60 होगा। अगर मैं इधर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका भी 3 गुना कर लेता हूं, यानी कि 3 6 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना कि हर एक जगह हर कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं होता है। आपको ऑप्शन किसके लिए दिया जाता है, ऑप्शन दिया गया है ये, तो मैंने सिर्फ क्या किया, यूनिट डिजिट को ही ऐड किया, मल्टीप्लाई किया। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, आप कर सकते हो। इस सवाल तो बहुत डेटा बहुत आसान है, आप कर सकते 6 18 4 12 12 18 ही इसका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर डेटा कठिन हो तो आप यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हैं। सवाल बढ़ते हैं अगला। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु दिया रहता है 23, ठीक है। जब इनको दोनों की शादी होती है, एक औरत, ठीक है, और उसके हस्बैंड, दोनों की जब शादी हो रही होती है तो उसका जो एवरेज एज रहता है वो 23 रहता है। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा रहता है, ठीक है, 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा रहता है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है। हस्बैंड उनका, वाइफ उनकी, दोनों शादी कर रहे हैं, दोनों की एज दिया गया है, 5 साल बाद एक बच्चा भी होता है, और सवाल आपको दे दिया जाता है, ठीक है, कि भाई उसका परिवार का औसत एज, एवरेज एज निकाल के बताओ, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, ध्यान से देखेंगे। जब इनकी शादी हो रही होती है तो इसकी औरत और उसके पति, ठीक है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो एवरेज रहता है कितना रहता है, 23 रहता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर इनका एवरेज 23 है तो सम कितना हो जाएगा, देखो ये हस्बैंड का एज है, ये उनकी वाइफ का एज है, दोनों का सम और डिवाइड बाय 2, यही तो एवरेज होता है, इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 23। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये हस्बैंड और वाइफ इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 46। यहां तक कोई दिक्कत, इन दोनों के एज का सम, ये दो को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों के एज का सम कितना हो गया, 46 हो गया, ठीक है। 5 साल बाद बोल रहा है, ये दोनों 5 साल बाद कितने कितने हो जाएंगे, इसका भी 5 साल ऐड होगा और इसका भी 5 साल। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 5 ऐड कर दो आपका काम हो गया, ना 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 मुन्ना ना, ये क्या करना पड़ेगा भाई, हस्बैंड का भी 5 साल बड़ा होगा, वाइफ भी 5 साल बड़ी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ हस्बैंड का ही 5 साल बढ़ा और वाइफ वहीं का वही है, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में करते हैं वाइफ लोग, अपनी एज नहीं बताते हैं, ठीक है। वो तो हर साल 5 साल छोटी रहती है, हर साल 5 साल छोटी होती जाती है, लेकिन यहाँ सवाल कर रहे हैं, सवाल दोनों बढ़ेगा, ठीक है। हस्बैंड क्या है 5 साल बढ़ेगा, वाइफ भी कितने साल बढ़ेगी, 5 साल, टोटल कितने साल बढ़ जाएंगे, 10 साल। तो टोटल कितने बढ़ गया, 10 साल बढ़ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 56। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुए है, कहानी अभी खत्म नहीं हुए है। दोनों का सम कितना हो गया, अभी 56 हो गया है। पूरे परिवार का औसत एज निकालना है। 5 साल बाद उसके पास एक बच्चा भी था, देखो ध्यान से, कौन था, एक बच्चा भी था, जो उसका एज कितना है, 1 साल। तो इसके बाद इस 1 साल हो गया है उस बच्चे को, तो उसका एज भी तो ऐड करोगे, क्योंकि पूरे परिवार का औसत एज निकालने बोल रहा है। तो क्या निकालेगा, 57, ठीक है, 57 हो जाएगा इसके पूरे परिवार के एज का सम, औसत नहीं, एज का सम। अगर एज का सम पता है तो उसका एवरेज निकाल सकते हो। उसके परिवार में कुल कितने लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एंड उसका सन, हस्बैंड वाइफ और उसका बच्चा, 3 ही लोग तो है। तो हम क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 19 के 57 होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 ईयर। क्या ये सवाल आपको समझ में आया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल में। वह संख्या जिनका 12.5% 175 है, ठीक है, 175 है, ठीक है, 175:1/2 है। कोई संख्या x है, ठीक है, कोई संख्या x है जिसका 12.5%, इसका 12.5% क्या है, 175:1/2 है। क्या यहां तक कोई दिक्कत, इस इक्वेशन को लिखने में आपको कोई तकलीफ, भाई कोई नंबर x है उसका 12.5% कितना है, 175:1/2, ठीक है, 175:2, ठीक है जी। आगे देखो 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये होता है 1/8, ये होता है 1/8, ठीक है। 12.5% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो 1/8 हो जाता है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। 175 दूनी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा आपका 150, और 200 और 150 कितना हो जाएगा, 350, और 350 + 1 कितना हो जाएगा, 351, ठीक है जी। और डिवाइड बाय 2, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 एकम 4, यूनिट 4 आ रहा है क्या, अच्छा 3 ऑप्शन में 4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 एकम 4, 4 5 20, 0 और 4 तिया 12, 12 2 14, कितना आ जाएगा, 1404, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1404। बहुत ही सरल सवाल था परसेंटेज का। आगे बढ़ते हैं, ये भी परसेंटेज का सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्या दिया गया है, 8400 का 32% और 760 का 15%, दोनों को ऐड करना है। जहां परसेंटेज दिखा और का दिखा ये दोनों जीरो उड़ा देंगे, ठीक है। जहां यहाँ पर परसेंटेज है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये दो जीरो उड़ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें यूनिट जैसे काम चल ना रही है, क्योंकि दो 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 दिख रहा है, ठीक है। यूनिट जैसे मेरे ख्याल से काम होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, ठीक है। फिर हो जाएगा 8 दूने 16 और 4 तिया 12, ठीक है। 16 और 12 हो जाएगा आपका 28, 16 और 12 हो जाएगा 28, ठीक है। कैरी 2 और 8 तिया 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यानी कि 84 मल्टीप्लाइड बाय 32, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला 26 88। अब देखते हो यहाँ पर अगर देखते हैं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। 15% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 3 गुना है यानी कि 3/20, 3/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 38 टाइम्स चला जाएगा। 38 गुना 3, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और 3 तिया 9, 9 दो 11, कितना आ जाएगा 114। इन दोनों को बस ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 4 12, ठीक है, और 8 2 10 का शून्य, कैरी 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 2802 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2802। बहुत ही सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दो राशि है जिसकी रेशियो दिया गया 8:9 और उनमें से पहली संख्या दे दिया गया 24। पहली संख्या क्या दिया गया 24, दूसरी संख्या आपको निकालना है। बहुत ही सरल सवाल है। देखो दो संख्या है जिसका रेशियो दिया गया 8:9, पहली संख्या आपको 24 है, यानी कि इसी 8 की वैल्यू कितना दे दिया गया है 24 दे दिया गया है। इसी 8 की वैल्यू कितना दे दिया गया है 24, 8 की वैल्यू यानी कि पहली संख्या मतलब 8 की वैल्यू कितना दे देगा 24 कितना गुना है 8 से, 8 तिया 24, 3 गुना दिखाई दे रहा है। तो दूसरी संख्या यानी कि 9 का भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 तिया 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो जितने भी सवाल हम कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपके पास 56। देखो ध्यान से, किसी संख्या को दोगुना किया जाता है, उसमें 15 कम किया जाता है तो 25 के बराबर हो जाता है, ठीक है। कोई संख्या है उसको दोगुना कर दो, ठीक, कोई संख्या है उसको दोगुना कर दो, उसमें 15 घटा दो तो आपको मिलता कितना है 25 मिलता है। तो ये इक्वेशन नहीं बना सकते आप। देखो कोई संख्या x है, उसको दोगुना कर दिया गया, इसमें 15 घटा दिया गया तो मिलता कितना है 25 के बराबर। तो वो संख्या क्या है आपसे पूछा है, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। ये 15 इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 25 + 15 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 40 का आधा कितना हो जाएगा 40 का आधा, क्योंकि 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही लल्लू सवाल था ये, ठीक है। ऑप्शन ए 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। यदि n और p दोनों विषम संख्या हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी। कौन सी सम संख्या होगी आप देख के टिक मार सकते हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो कोई भी n और ये p दोनों अगर विषम संख्या है तो दोनों को ऐड करने पर आपको मिलता है इवन नंबर। ये याद रखना, इवन नंबर। प्रूफ के लिए मैं बता देता हूं कि अगर एक ऑड नंबर है, अगला ऑड नंबर 3 होता है तो दोनों को ऐड करने पर क्या मिलता है 4 मिलता है, जो कि एक इवन नंबर है। आप बोलोगे सर 3 एक ऑड नंबर है तो अगला वाला नंबर जो है यानी कि हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलता है 8। अगेन ये क्या है इवन नंबर है। आप बोलोगे सर 9 और 11 को ऐड करके देखते हैं, मैं बोलूंगा ऐड करके देख लो और सम नंबर ही आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो जितने भी इवन नंबर को अगर लाना है तो आपको 2 ऑड नंबर को जैसे ही ऐड करोगे आपको इवन नंबर मिलता है, याद रखेंगे n + p इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर डायरेक्शन का सवाल दिया गया है, ठीक है। ये जो सवाल है ना, अक्सर ऐसे सवाल अक्सर जो है ब्लड रिलेशन में आता है, लेकिन यहां पर आपको डायरेक्शन के माध्यम से दे दिया गया है। यदि a × b, a जो है b के दक्षिण में ये बताता है, प्लस का मतलब बताता है a b के उत्तर में है,
ठीक है, यानी कि नॉर्थ में है, और माइनस का मतलब ये है कि पश्चिम में है। ठीक, सही बात हो गया। और डिवाइड का मतलब भी आपको बताया गया है ये पूरब में है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जो एक रिलेशन दिया गया इसको ध्यान से देखो, P डिवाइडेड बाई Q प्लस R माइनस एस, ऐसा दिया गया है। तो आपको बताना है एस जो है Q के सापेक्ष किस दिशा में है। ये जो रिलेशन है इसमें एस जो है Q के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में आपको पूछा गया है। तो अगर आपको एस और Q का डायरेक्शन आपको पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि Q के सापेक्ष में एक्स एस जो है कौन सा डायरेक्शन में है। तो आप P की तरफ ध्यान ही मत दो। आप क्या करोगे, P से जब कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं P की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, मेरा ध्यान क्या रहेगा Q और S की तरफ। तो Q और S में R आता है तो R को मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ तक प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब ये है कि A जो है B के उत्तर में है, यानी कि Q जो है R के क्या है, नॉर्थ में होगा। नॉर्थ क्या होता है, ऊपर। एक बार और आपको डायरेक्शन क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्शन क्लियर कर देते हैं। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ये बातें आप क्लियर रखेंगे। तो प्लस का मतलब क्या है, नॉर्थ में, यानी कि Q जो है R के नॉर्थ में है। ठीक बात। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि नॉर्थ नहीं, पश्चिम यानी कि वेस्ट में है, वेस्ट में। तो ये जो R है वो एस के कौन से डायरेक्शन में है, एस से वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वेस्ट तो इधर ही होगा, एस से वेस्ट डायरेक्शन ही होगा। आपको पूछा गया है ये जो एस है, ये जो एस है क्यू के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां से कौन सा डायरेक्शन में पड़ता है, यहां से कौन सा डायरेक्शन में पड़ता है। आप बोलोगे सर ये वाला जो डायरेक्शन है ना यही पड़ेगा, यानी कि साउथ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट इंग्लिश में बोला जाएगा साउथ ईस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये सवाल है, किसका सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल लिया गया है। यदि प्लस का अर्थ होता है डिवाइड, माइनस का अर्थ होता है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है माइनस, और डिवाइड का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो आपको बताना है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो आपको अटैक करना होता है वो करना होता है डिवाइड पे। डिवाइड किसको बोला जा रहा है, प्लस का मतलब डिवाइड है, यानी कि डिवाइड कहां पर लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है, ये समझो। प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, तो सबसे पहले यहीं पर अटैक करेंगे। और 4 तिया 12, ये कट के आ जाएगा क्या, 3 आ गया, कट के आ गया 3। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई किसको बोला गया है, आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई बोला गया है, मतलब मल्टीप्लाई ये है। तो क्या हो जाएगा, 16 तिया 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 हो गया। अब बाकी आप एक साथ कर सकते हो। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस यानी कि 6, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का 8। 8 में से 6 घटाएंगे -2 आएगा, -2 घटाएंगे तो ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है ना, 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन था, सवाल में कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है 60 नंबर का सवाल, 60 नंबर का सवाल है। और सवाल आपसे पूछा जा रहा है ए बी का मित्र है, बी सी का मित्र है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ठीक, आई होप मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं कि बोला जा रहा है ए जो है बी का मित्र है और बी जो है सी का मित्र है। देखो ए जो है, ये जो ए है ना वो बी का मित्र है। बी का मित्र कौन, बी का फ्रेंड। ठीक है, बी का फ्रेंड कौन है, बी का फ्रेंड है ए। ठीक है, ए जो है बी का फ्रेंड है, बोला बी जो है सी का फ्रेंड है। ये जो बी है ना, ये जो बी है वो सी का फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है। आपको कंक्लूजन में दिया गया है, क्या ए सी का फ्रेंड है, क्या ये ए जो है सी का फ्रेंड है क्या, हमको तो नहीं। हालांकि कनेक्टिंग जो पॉइंट है वो ये है, लेकिन यहाँ क्लियर तरीके से तो आप नहीं बोल सकते ना कि ए जो है सी का फ्रेंड ही होगा। हो सकते हैं दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखो अनिश्चित है, हम नहीं बता सकते, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ये आंसर करेक्ट होगा। अनिश्चित है, ना ही सत्य है ना ही असत्य है, क्योंकि असत्य भी नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। असत्य यानी कि ये नहीं है करके नहीं बोल सकते जब तक कि आपको क्लियर ना हो। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 61 नंबर के सवाल में। एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14वां स्थान है, ठीक है, 14वां स्थान है, 14 नंबर पर है। पंकज का स्थान नीचे से 18वां नंबर पर है। सुधीर का स्थान नीचे से 26 नंबर पर है। आपको पता है ऊपर से पंकज का स्थान क्या होगा, ये आपको सवाल में
पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से कैसे बनता है ये सवाल। सुधीर का स्थान ऊपर से काउंट किया गया तो 14 नंबर पे आता है सुधीर। कौन आता है? सुधीर। ऊपर से काउंट किया गया तब। नीचे से अगर काउंट किया गया तो 18 नंबर पे आता है कौन? 18 नंबर पे आता है पंकज। 18 नंबर पे कौन आता है? पंकज आता है। आपको बोला गया अगर सुधीर को नीचे से काउंट किया जाए तो 26 नंबर पे आता है। इस सुधीर को नीचे से अगर काउंट करूं इसका आता है 26 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब यहां से आप टोटल ही निकाल सकते हैं। भाई सुधीर है उसका ऊपर से 14 नंबर पे आता है और नीचे से 26वां नंबर पे आता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 26 और प्लस 14, इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो आएगा आंसर क्या? 40। लेकिन ध्यान रखो ये जो है सुधीर का जो ऊपर से और नीचे से दोनों बार में काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है, तो एक बार का क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 2 बार काउंट हुआ, ऊपर से 14 बोला, नीचे से 26, तो 2 बार काउंट हो गया ये सुधीर, इसलिए क्या बना? एक माइनस करना पड़ेगा। यानी कि टोटल कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 39 लोग हैं। इस रो में कितने हैं? 39 लोग हैं। इन 39 लोगों में से पंकज जो है नीचे से 18वां नंबर है। पंकज कौन से? नीचे से 18वां नंबर है। अगर ऊपर से निकालना है तो 18 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे? 18 को माइनस करना पड़ेगा। 18 से जैसे ही माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा 21 नंबर। यानी कि 21 आंसर नहीं है, ध्यान रखना। ये जो 21 है आंसर नहीं है। 21 क्या बताता है कि 39 लोगों में से 39 लोग हैं, तो पंकज के नीचे कितने लोग हैं? 21 लोग हैं। ये सवाल बताता है पंकज के नीचे कितने लोग हैं? 21 लोग हैं। तो पंकज का स्थान कितना हो जाएगा? पंकज का स्थान हो जाएगा 22वें नंबर पर, क्योंकि पंकज के नीचे कितने लोग होंगे? 21 लोग होंगे। ठीक है, पंकज के नीचे 21 लोग होंगे। ये खुद पंकज का स्थान कितना हो जाएगा? 22वां नंबर पर। तो ऊपर से पंकज के स्थान कितना है? 22वां नंबर पर। ठीक है, तो पंकज के ऊपर कितने लोग हैं? 21 लोग हैं, और खुद पंकज जो आएगा वो 22वां नंबर पे आएगा। ना कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। गलती से भी देखो दोनों ऑप्शन दिया रहता है, ध्यान रखना। दोनों ही ऑप्शन 21 और 22 दोनों ही ऑप्शन दिया रहता है, ध्यान देना है। ये माइनस करके जो निकलता है वो पंकज के ऊपर कितने लोग हैं वो बता रहा है। पंकज के ऊपर कितने लोग हैं? 21। लेकिन पंकज कौन से नंबर पर है? 22वां नंबर पर है। ठीक है, गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन 22 नंबर पे आएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं नेक्स्ट 70 नंबर। एक घड़ी है 24 घंटे में 15 मिनट आगे चलती है। देखो क्लॉक का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, क्लॉक का ये सवाल है और सवाल है रीजनिंग का। बहुत ध्यान से आराम से सवाल को करेंगे। एक्चुअल में ये सवाल है फास्ट क्लॉक का है। किसका है? फास्ट क्लॉक का ये सवाल है। ठीक है, आप देखो बोला जा रहा है घड़ी जो है 24 घंटे में 15 मिनट आगे चलती है। ठीक है, 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाता है, 15 मिनट आगे हो जाता है। तो मुझे आप बताओ 1 घंटे में कितना आगे हो जाएगा? आप बोलोगे 15 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा सर। मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। भैया अगर 24 घंटे में 15 मिनट आगे चलता है तो 1 घंटे में कितना आगे चलेगा? 15 डिवाइड बाय 24। ठीक है, हमको कितना बचाना है? 12 बजे सही टाइम लिखा गया था, 12 बजे सही सेट कर दिया गया था घड़ी को 12 बजे सही टाइम सेट कर दिया गया था। तो 4 AM को बताना है, 4 AM को। दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं? दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं? तो आप दोपहर 12 से रात 12 बजे कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे कि नहीं? तो रात के 12 बजे तक हो गया 12 घंटे। अब 12 से 4 सुबह लाना है, 12 रात को 12 से सुबह 4 बजे, तो 4 घंटे हो गया। तो 12 प्लस 4 घंटे कितना हो जाएगा? 16 घंटे। यानी कि 16 घंटे में आपको पूछा गया कि 16 घंटे में कितना आगे चला जाएगा? 16 घंटे में कितना आगे चला जाएगा? तो आप बोलोगे सर 15 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 16। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो 8 दूने 16 और 8 तिया 24, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15 और 5 दूने 10। कितना आ जाएगा? 10 मिनट आगे चलेगा, 10 मिनट आगे। यानी कि जो घड़ी 4 बजना चाहिए था एक्चुअल में अब कितना बजेगा? 10 मिनट आगे, यानी कि 4:10। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आपको सवाल जो है आसानी से समझ में आ रहा होगा। 63 नंबर का सवाल देखो।
नीचे दी गई श्रृंखला में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। सीरीज का सवाल है रीजनिंग से, ठीक है। अगर रैंकिंग याद होगा तो तुरंत ही बता दोगे। जी से जब डी गया, देखो ध्यान से, जी से जब डी गया तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 7 ये है 4 ये है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, -3। डी से जब एफ गया तो कितना प्लस करना पड़ा, डी से तो एफ प्लस ही करना पड़ा, तो आप बोलोगे सर ये 4 होता है ये 6 होता है, यानी कि प्लस का 2 करना पड़ा। आप बोलूंगा एफ से सी गया तो कितना करना पड़ेगा, भाई ये 6 होता है ये 3 होता है, माइनस का 3 करना पड़ा। सी से ई जाना पड़ा, सी से ई जाना पड़ेगा, तो सी का होता है 3 और ये होता है कितना, +2। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2, अगला क्या आएगा, -3। तो ई से आप जब -3 कर दोगे, ई से जब आप -3 कर दोगे, यानी कि इसका होता है रैंकिंग 5 में से 3 घटाओगे 2 किसका होता है, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा, बहुत ही सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अरे ये सवाल कैसे नहीं आया, 63 नंबर हो गया, अच्छा यहाँ पर ब्लैंक हो गया। 64 नंबर देखो, 64 नंबर का सवाल देखो, इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। देखो ध्यान से, गैपिंग आई से डी गया, तो आई का होता है 9 और डी का होता है 4, यानी कि कितना माइनस करना पड़ा, -5। डी का होता है 4 और ये होता है 25, यानी कि पीछे चला गया। डी से सी जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर जेड छोड़ेगा, फिर आएगा 25, यहां पर भी क्या करना पड़ा, -5। वाई से टी गया, यहां पर भी कितना पड़ा, -5। यहां पर कितना पड़ा, टी से हो गया तो -5, यानी कि यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। ओ का होता है 15 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 होता है जे का, कितना हो जाएगा, ऑप्शन जे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये बहुत सरल सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी सीरीज का सवाल आया था, 2019 का सवाल चल रहा है, सीरीज का ही सवाल ये आगे। यहां पर भी आपको सबसे पहले गैप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो W से T 23 से 20 जाएगा तो कितना पढ़ना पड़ेगा, -3। फिर T से R गया, T का होता है 20, R का होता है 18, यानी कि -2 करना पड़ा। R से गया वो O, R का होता है 18, O का होता है 15, यानी कि -3 करना पड़ा। O का होता है 15 और M का होता है 13, ठीक है। 15 से 13 माइनस किया तो -2। तो ये गैपिंग में चल रहा है, -3 -2 -2, यहां पर भी डेफिनेटली -3 आएगा। फिर अगला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2। तो जे से -2 करेंगे, जे का होता है 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और 8 होता है एच का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। कि आई होप जो ये 2019 के सवाल जो हमने डिस्कस किया है आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। 2 साल का हमने कर लिया है, 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर का जो क्वेश्चंस है उसको हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। 2018 का 2019 का यहां पर समाप्त होता है। 2019 के आगे वाले सेशन में हम करेंगे 2020 के सवाल हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को और आपको बहुत ही हेल्प मिल रहा होगा जो आने वाले एग्जाम हैं 11 फरवरी को, उसके लिए, ठीक है। तो क्वालिफाई करने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, ये अगर 5 साल के सवाल आपने कर लिए तो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2020 के सवाल के साथ। चलो बाय।